कि हम लोगों को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बुक्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो ऑर्गेनिक को अगर काबू में करना है तो पहले रिएक्शन मैकेनिज्म्स को काबू में करना पड़ेगा। तो रिएजेंट्स और रिएक्शंस पे ध्यान देने के लिए ध्यान रखना है, आपको पता है दो तरह के मेन रिएजेंट्स होते हैं हमारे पास, कि कैसे रिएक्शंस को याद रखना है, कैसे उसका सबस्ट्रेट याद रखना है और कैसे उसका रिएजेंट याद रखना है। तो ऑर्गेनिक इज नॉट क्रैमिंग, ऑर्गेनिक इज मोर अबाउट लॉजिक एंड कंसिस्टेंसी। हेलो बच्चों, क्या हाल है भाई? तो बेटा ऑलरेडी हमारा जेई मेंस का जो पहला शिफ्ट जनवरी में होने वाला है वो आने वाला है। लाइकवाइज मई के फर्स्ट वीक के अंदर नीट भी हमारा बहुत ही जल्द आने वाला है। ये टाइम कैसे चुटकियों में निकलने वाला है हमें पता भी नहीं चलेगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया हूं जो आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है। आप लोगों ने भी फेस किया होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस को याद करने में या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दिमाग में मेमोराइज करने के लिए बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्टी फेस होती है थ्रू आउट 11th एंड 12th। तो अभी क्योंकि एग्जाम इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें मैं आपको एक 20 डेज के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जेई या नीट के लिए कैसे रिवाइज करना है, कैसे मास्टर करना है, वो सिखा के जाऊं। तो बेटा आज का हमारा यही मोटिव रहने वाला है कि कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लास्ट के एग्जाम के दिनों में हम ऐसा दिमाग के अंदर फिट करके जाएं कि एग्जाम में कोई भी रिएक्शन आ जाए तो वो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रट्टा नहीं मारना है। देखो सबसे बड़ी गलती बच्चे यही करके जाते हैं कि जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोगों को बोला जाता है कि बेटा ये तो ऑर्डर है, एक्सेप्शन है, इसको याद रखना पड़ेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर एक चीज का लॉजिक है, हर एक चीज का रीजन है। जब तक आप डीप डाइव करके उस रीजन को नहीं समझोगे ना, आपको ऐसे लगेगा भाई ऑर्गेनिक तो बहुत ही मुश्किल है। बट ये 20 दिन की स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो कर लेंगे जो अभी मैं आपको समझाने वाला हूं ना, तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाने वाली हैं। तो अगर हम उस टोटल 20 डेज प्लानिंग को ब्रेक डाउन करें कुछ पार्ट्स के अंदर, तो बेटा सबसे पहले के जो हमारे 3 दिन हैं, डे 1, 2 एंड 3, उस पे आपको क्या ध्यान रखना है? पहली बात तो, और इसको पूरी 20 दिन की जर्नी में या पूरी 11th 12th की जर्नी में भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम लोगों को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बुक्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। देखो एनसीईआरटी हमारा बेस है, वहीं से एनटीए ने सिलेबस उठाना है, बीट फॉर नीट, बीट फॉर जेई। अगर आप एनसीईआरटी को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लोगे ना, तो फिर पेपर भी आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेगा, सीधी सी बात है। लास्ट के कुछ सालों का पैटर्न अगर हम स्टडी करें तो सारी चीजें एनसीईआरटी बेस्ड रखी जाती हैं। कोई भी फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाए, कोई भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन अगर पूछना है, कोई नेम रिएक्शन अगर पूछना है, तो जो एनसीईआरटी में दिया है वही पूछा जाएगा। तो एनसीईआरटी को हल्के में नहीं लेना है, नहीं तो पेपर तुम्हें हल्के में ले लेगा। और दूसरी चीज, अपने हैंड रिटन नोट्स पे बिलीव करना है। जहां भी आप पढ़ रहे हैं, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, डजंट मैटर, लेकिन आप लोगों को बुक्स पे रिलाई करने से ज्यादा अपने हैंड रिटन नोट्स पे रिलाई करना है। बिकॉज इन द एंड आपको भी पता है बुक्स के अंदर रिएक्शंस को ढूंढना कितना मुश्किल हो जाता है, और अगर आप अपने हाथों से नोट्स बनाएंगे तो वो कहीं ना कहीं दिमाग में फिट हो जाता है ना बच्चे, कि मैंने कहाँ कौन सा रिएक्शन लिखा है, कहाँ पे मुझे क्या चीज मिल जाएगी। दूसरी बात, इन 3 दिनों में यू हैव टू टेक केयर कि आप लोगों को आइसोमेरिज्म, जीओसी, आईयूपीएसी, 11th क्लास में जो हम सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इसको इतना अच्छे से मास्टर कर लेना है कि इनके ऊपर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपका रहना नहीं चाहिए। क्योंकि ये सिर्फ इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पता है पूरी ऑर्गेनिक के अंदर जीओसी घुसी हुई है। कोई भी रिएक्शन उठा लोगे वहां पे इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, एरोमेटिसिटी, टॉटोमेरिज्म, ये वो सब कुछ जो है वो मिक्स होके क्वेश्चन में आएगा कल को। तो जीओसी को जब तक आप मास्टर नहीं कर लेंगे ना, तब तक आपकी नैया पार नहीं होने वाली है। जिसका नाम ही जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसको पढ़े बिना आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मेरे को हेलो एल्केन हेलोरीन समझ में आ जाएगा या अल्कोहल फिनोल ईथर समझ में आ जाएगा? सीधी सी बात है। तो इसको मास्टर करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और सबसे पहले नंबर पे मास्टर करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तभी बाकी के जो हमारे टॉपिक्स हैं, बाकी के जो हमारे चैप्टर्स हैं, वो हमारे स्मूथली जा पाएंगे। फिर आपको रिएक्शन पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना है बच्चे। देखो अगर आप पीछे के 10-15 साल के पेपर उठा के देखेंगे
तो यू विल सी कि जो रिएक्शंस पूछे जाते हैं पेपर के अंदर वो सेम पैटर्न पे पूछे जाते हैं। आपको वो पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है, क्योंकि हमारा मोटिव ये नहीं है कि हमें बहुत सारी नॉलेज इकट्ठी करके अपने पास रख लेनी है। वो नॉलेज किसी काम में लानी है, हमें वो नॉलेज एग्जाम हॉल में अप्लाई करके नंबर लाने हैं, रैंक लाना है, कॉलेज सिक्योर करना है, सीट सिक्योर करनी है। तो हमारी टेंडेंसी होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि हम इधर से भी पढ़ लिया, उधर से भी पढ़ लिया, वो फॉरेन ऑथर की बुक उठा ली, वो उठा ली। बेटा इतना ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को बेसिक्स पे फोकस करना है, जो आपके सिलेबस में है उस पे फोकस करना है। ज्यादा इधर उधर भटकोगे तो दिमाग ज्यादा कंफ्यूज होगा। तो आप पैटर्न स्टडी करो कि पिछले के 10-15 साल में नीट में या जेईई मेंस या एडवांस में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मोस्ट लाइकली अगले साल 2026 में भी वैसे से ही क्वेश्चंस आएंगे। थोड़ा बहुत चेंज तो देखो हर साल होता है, रेपिटेशन भी देखने को मिलता है ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बट पैटर्न ऑलमोस्ट रिमेन्स सेम। एक बार आपने वो पैटर्न अपने दिमाग में बिठा लिया, वो एनालाइज कर लिया ना अच्छे से, तो इन फ्यूचर आप लोगों को पेपर में बैठते समय कोई हेजिटेशन नहीं होगी, कोई नर्वसनेस नहीं होगी, एंग्शियसनेस नहीं होगी कि हाय भगवान पेपर कैसा आ जाएगा। आपने अगर पेपर के पैटर्न स्टडी कर रखे हैं, बहुत सारे मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर रखी है, तो यू ऑलवेज नो कि हाँ पेपर ऐसा ऐसा आएगा। आप वो एक प्रिपेयर्ड माइंडसेट से एग्जाम हॉल में जाओगे, वहां जाके आपको शॉक नहीं लगेगा, झटका नहीं लगेगा जब आप पेपर देखोगे। तो पहले 3 दिन में क्या ध्यान रखना है जी, कि हमें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आईयूपैक और आइसोमेरिज्म को अपनी टिप्स पे कर लेना है। किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो वीक नहीं रहने चाहिए, हम डोलने नहीं चाहिए। वंस यू हैव मास्टर्ड जीओसी, अब आगे की जर्नी हमारी ऑर्गेनिक की और स्मूथ हो जाएगी और आसान हो जाएगी। तो यहाँ पे एक कॉमन एरर अगर मैं बात करूं, तो सबसे कॉमन एरर जो हमारे पास आता है दैट इज कि बच्चे ना रिएक्शंस को रटने की कोशिश करते हैं। कि सर ने बोला था कि एल्काइल हैलाइड के ऊपर अगर अल्कोहलिक केवेज डालते हैं ना तो एल्कीन बन जाता है। ठीक है भाई, बन जाता है, एलिमिनेशन हो जाती है, लेकिन उस एलिमिनेशन में भी तुम लोग पढ़ते हो कितने तरह की एलिमिनेशन है, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, गामा एलिमिनेशन, मैकेनिज्म में कितनी वैरायटी है, E1 E2 E1 CB। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे रिएक्शन को रटना नहीं है, मुझे रिएक्शन को समझना है। एज लॉन्ग एज आप रट्टेबाजी करोगे, आप क्रैमिंग की तरफ भागोगे, ऑर्गेनिक से आपका उतना ही डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। सीधी सी बात। तो ऑर्गेनिक को अगर काबू में करना है तो पहले रिएक्शन मैकेनिज्म्स को काबू में करना पड़ेगा। आपके मैकेनिज्म्स की नॉलेज इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि रिएजेंट दिखा, सबस्ट्रेट दिखा, आपके दिमाग में एक पिक्चर बैठ जाए कि मुझे यहां से यहां अटैक करना है, ऐसे ऐसे बॉन्ड्स की शिफ्टिंग होनी है और ये ऐसा ऐसा मेरा फाइनल प्रोडक्ट दिखने में लगना चाहिए। तो रिएक्शंस को रटना नहीं है, जीओसी को रटना नहीं है, उसको समझना है। समझ के करोगे तभी नैया पार होगी। तीसरे दिन के बाद 4 से लेके 7, डे 4, 5, 6, 7, ये 4 दिन आप लोगों को अगेन जीओसी की एप्लीकेशंस पे लगाने हैं। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पास हमारी हर जगह जीओसी की एप्लीकेशंस आने वाली हैं। डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स में, इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, इलेक्ट्रोमेरिक, आपने देखा जितनी 12th की ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं, हर किसी रिएक्शन में इन इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स का एप्लीकेशन आने वाला है। बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ है, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी, कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, नाइट्रीन, कार्बीन, फ्री रेडिकल, हर जगह ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स आने वाले हैं। तो बस आप लोगों को इतना ध्यान रख लेना है कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स, उनकी एप्लीकेशंस और टुवर्ड्स द एंड ऑफ जीओसी जो हमारे पास एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ के कंपैरिजंस आते हैं वो हमारे बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, बिकॉज एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ भी जो है ये बहुत कॉमनली हमारे पास यूज होने वाला है। फिर मूविंग अहेड डे 8 to 12 में आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि रिएजेंट्स और रिएक्शंस की लिस्ट तैयार होनी चाहिए आपके पास। आपको पता है पूरी 11th और 12th क्लास की ऑर्गेनिक के अंदर भर भर के रिएजेंट्स हैं कि इस पे ये डालेंगे तो क्या हो जाएगा, इस पे ये रिएक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन होगा तो क्या हो जाएगा। आपको रिएजेंट और रिएजेंट का जब सबस्ट्रेट पे अटैक होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसकी एक समरी अपने लिए तैयार कर लेनी है। एक
प्रिसाइज नोट्स आपको रेडी कर लेने हैं। ये जो 20 दिन की मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, इसके लिए एक अलग से छोटी सी नोटबुक लगाएं, बिकॉज इस 20 दिन के एंड में आपकी वही नोटबुक जो है वो साथ देने वाली है। भर भर के जो हमने नोट्स बनाए होते हैं पूरे 11th 12th में, वो एंड में एक साथ रिवाइज करने हमारे लिए मुश्किल हो जाते हैं। इसीलिए आपको एडवाइस किया जाता है कि शॉर्ट नोट्स बना के रखो, क्योंकि पेपर के टाइम पे पूरे पूरे लॉन्ग नोट्स या बुक्स को पढ़ना इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। उस टाइम पे आप लोगों को ध्यान देना है कि जो शॉर्ट नोट्स हैं आपके, उस पे आपको ध्यान देना है। तो रिएजेंट्स और रिएक्शंस पे ध्यान देने के लिए ध्यान रखना है, आपको पता है दो तरह के मेन रिएजेंट्स होते हैं हमारे पास। या तो रिएजेंट इलेक्ट्रोफिलिक होता है वो, या न्यूक्लियोफिलिक होता है। इलेक्ट्रोफिलिक है तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, न्यूक्लियोफिलिक है तो इलेक्ट्रॉन रिच है। तो जितने रिएक्शंस आपको ऑर्गेनिक में पढ़ाए जाते हैं, उसमें एट द एंड पॉजिटिव नेगेटिव पे अटैक करेगा या नेगेटिव पॉजिटिव पे अटैक करेगा, ऐसे ही बताया जाता है। तो वो रिएजेंट्स में इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कौन है, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन है, एंड सो ऑन, ये आपको याद रखना है। जो आपका सबस्ट्रेट रहने वाला है, उस पे जो अटैक होने वाला है, उसके अंदर कौन सा पार्ट पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, इन चीजों का ध्यान रखना है। बिकॉज इन दी एंड जब अटैक होगा तो वो ऑपोजिट चार्जेस के बीच में ही होने वाला है। इलेक्ट्रोफाइल जाके है ना इलेक्ट्रॉन रिच पार्ट को अटैक करने वाला है, और न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्ट को जाके अटैक करने वाला है। फिर रिएक्शन फैमिलीज आप लोगों को पढ़ाया जाता है कि रिएक्शंस को मेनली हम 3-4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एडिशन रिएक्शंस हैं, एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस हैं। तो इन फैमिलीज में रिएक्शंस को डिवाइड करना आना चाहिए आपको, कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी होती है, फ्री रेडिकल एडिशन भी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी होती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन भी होती है। तो इनको कैसे डिस्टिंग्विश करना है, कैसे फिट बैठाना है, या आप पूरी 11th और 12th की ऑर्गेनिक में पढ़ते हो। एक बार आप लोगों ने रिएक्शन को फैमिलीज में डिवाइड कर लिया ना, तो जैसे ही आप उसकी क्लासिफिकेशन कर लोगे ना, चीजें याद करनी आसान हो जाएंगी। बिखरा बिखरा काम पढ़ोगे उतना ही मुश्किल हो जाएगा। उसको ऑर्गेनाइज करके एक जगह पे इकट्ठा करके पढ़ोगे कि हाँ ये सारे रिएक्शन एक जैसे हैं, ये सारे एक जैसे हैं, ये सारे एक जैसे हैं, चीजें आपके लिए आसान होती जाएंगी। उसके बाद इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस। आपको पता है आज के जमाने में जेई और नीट के अंदर भी डायरेक्ट नेम रिएक्शन के क्वेश्चंस आ जाते हैं। रीमर्टीमन हो गया, कॉलवेज हो गया, गेटरमैन, सैंडमेयर्स, कितने सारे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उन सारे नेम रिएक्शंस के अलग से नोट्स होने चाहिए आपके पास। एक पूरा आपको तैयार कर लेना है। एक यूं समझ लो कि आपके पास एक पूरी ट्रेजरी तैयार होनी चाहिए, जिसमें सारे नेम रिएक्शंस आपने एक जगह पे लिख रखे हैं, स्पेशली वो जो आपकी 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी में दी है। देयर आर वेरी लेस चांसेस कि उसके बाहर से कोई नेम रिएक्शन ऐसा पूछा जाए, लेकिन जो 11th और 12th की एनसीईआरटी में नेम रिएक्शंस हैं, उसको तो आपको जेई मेंस और नीट के लिए बिल्कुल घोल के पी जाना है। आपके सामने कोई नाम ले और आपके दिमाग में आ जाए कि ये इस चैप्टर में था, ये इसका सबस्ट्रेट था, ये इस पे रिएजेंट डाला जाता था, और ये इसका प्रोडक्ट आता था। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो जेई मेंस और नीट दोनों के अंदर नेम रिएक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट है भैया। सीधे सीधे सवाल नेम रिएक्शंस में से पूछ लिए जाते हैं। इनको याद करने के लिए आप छोटी मोटी स्टोरीज बना सकते हो, निमोनिक्स बना सकते हो, जिससे आपको याद रहे कि कैसे रिएक्शंस को याद रखना है, कैसे उसका सबस्ट्रेट याद रखना है, और कैसे उसका रिएजेंट याद रखना है। देखो बच्चे, जैसे जैसे आप 20 डेज के एंड की तरफ पहुंचोगे, आप लोगों ने जीओसी पढ़ लिया है, आप लोगों ने अलग अलग रिएक्शंस पढ़ लिए हैं, नेम रिएक्शंस याद कर लिए, रिएजेंट्स और सारे रिएक्शंस को फैमिलीज में डिवाइड करके आपने याद कर लिया। तो एंड में जाके जब आपकी सारी, आपको लग रहा है अब मैंने जो पढ़ने वाला काम था वो सारा कर लिया है, दैट इज व्हेन सबसे इंपॉर्टेंट काम आ जाता है, विच इज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस। इसके बिना गाड़ी नहीं चलेगी। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बोल दिया है कि बेटा पैटर्न को स्टडी करना, उसको रिकॉग्नाइज करना इज रियली इंपॉर्टेंट, कि पिछले 10 साल 15 साल में जेई मेंस या नीट किस तरह के सवाल पूछता आया है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा नहीं चेंज होगा अगले साल। हर साल थोड़े थोड़े छोटे मोटे चेंजेस जरूर लाए जाते हैं, बट मेन जो पैटर्न है जिसके बेसिस पे पेपर डिजाइन हो रहा है, इट ऑलवेज रिमेन्स सेम।
तो आप लोगों को ये रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है कि लास्ट के 10-15 साल का ट्रेंड क्या रहा है। उसके लिए क्या जरूरी है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस। आपके पास ढेरों क्वेश्चन बैंक्स अवेलेबल हैं आज, जिसमें आप लोगों को 10 से 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बड़ी ही इजीली मिल जाएंगे। तो यू नीड टू टेक केयर कि वो 10 से 15 साल के क्वेश्चंस ऑर्गेनिक के, एंड दिस इज नॉट ओनली जस्ट फॉर ऑर्गेनिक, दिस इज फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, हर किसी में ये ट्रेंड एनालाइज करना, ये पता लगाना कि किस पैटर्न पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। तो वो कैसे पता चलेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस से। ऑल्सो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये भी पता चलेगा कि एग्जामिनर कहां पे घुमाता है, किस तरह के टॉपिक में से कितनी कॉम्प्लेक्सिटी लाई जा सकती है क्वेश्चन के अंदर, ऑप्शंस में कैसे एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। मोस्टली तुमने देखा है जो सबसे कॉमनली मेड एरर करके आते हैं ना बच्चे, वो पहली ऑप्शन में ही दे रखा होता है कि बच्चा उसको टिक करे, नेगेटिव मार्किंग हो और लाइन से बाहर। तो आप लोगों को बड़े ध्यान से चारों ऑप्शंस को देखना है, क्योंकि ऑर्गेनिक में बड़े पास पास ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, जिससे कि गलती के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं। तो पैटर्न स्टडी करना है। रेपिटेशन स्पॉटिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार ऐसा हुआ है कि 4-5 साल के बाद क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं कुछ कुछ। जेई में तो वैसे भी इतनी सारी शिफ्ट्स होती हैं एक ही बारी में। जनवरी में ही आपको पता है काफी दिनों में ये पेपर होगा, हर दिन 2-2 मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट्स रहेंगी। तो होने क्या वाला है, पेपर में क्वेश्चंस रिपीट होने वाले हैं। बिकॉज देखो बच्चे, कंटेंट तो लिमिटेड है ना, पूछने वाले के पास बुक वही है, कंटेंट लिमिटेड है, उसी में से उसको इतने सारे पेपर बनाने हैं। तो इट इज बट ऑब्वियस कि लास्ट के 10-15 सालों के कुछ ना कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली ना भी रिपीट हो, वैल्यूज चेंज होके सेम पैटर्न पे रेपिटेशन हो सकता है। और अगर आपने वैसा वैसा क्वेश्चन पहले किया होगा, तो आप समझो कि पेपर में जाके आपको कितनी खुशी होगी कि यार ये क्वेश्चन तो मैं करके आया था और वैसा वैसा क्वेश्चन आ गया, तो मेरे लिए तो बड़ी मजे वाली बात हो गई है। एंड में बच्चे जैसे जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर लेंगे, तो मैंने आपको बोला था एक नोटबुक लगा के रखना, ये आपकी 20 दिन की ऑर्गेनिक की हैंडबुक बन जाएगी। बिकॉज जैसे ही आपके 20 दिन खत्म होने लगेंगे, एंड के 1-2 दिनों में आपको उसी नोटबुक में से रिवीजन करनी है। वो जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, वो जो आप लोगों ने निमोनिक्स बनाए हैं नेम रिएक्शंस के लिए, या रिएजेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की जो आपने लिस्ट बनाई है पूरी, उसको आप लोगों को समराइज करके एक जगह पे रखना है, ताकि एंड के 1-2 दिनों में आप लोग उसको अच्छे से रिवाइज कर पाए। तो बेटा ध्यान रखना, जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, इट इज नॉट एट ऑल क्रैमिंग। ये वहम अपने दिमाग से निकाल दें कि ऑर्गेनिक क्रैमिंग से होती है, कि जिसने रिएजेंट रट लिया, प्रोडक्ट रट लिया, उसके नंबर आ जाएंगे। क्योंकि मोस्टली जगह पे तुम देखते हो ये जो छोटे मोटे रूल बने हैं, सेटजेफ रूल, मार्कोवनिकोव रूल, ये डायरेक्टली तो अप्लाई ही नहीं होते हैं। मार्कोवनिकोव रूल लगाने बैठते हैं, कार्बोकैटायन बनता है, वो रीअरेंज होके कहीं और चला जाता है, डायरेक्ट करके आ जाते हैं तो गलत हो जाता काम। तो मोस्टली जहां शॉर्ट ट्रिक्स लोग बना के बैठ जाते हैं ना, वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक में रीअरेंजमेंट्स बहुत कॉमन है। तो मैकेनिज्म को समझ के करना, एक एक स्टेप करके चलना, तभी नैया पार निकलेगी, तभी आप लोगों को खुद में भी कॉन्फिडेंस आ पाएगा कि हाँ मैंने ऑर्गेनिक अच्छे से की है। तो ऑर्गेनिक इज नॉट क्रैमिंग, ऑर्गेनिक इज मोर अबाउट लॉजिक एंड कंसिस्टेंसी। देखो लॉजिक तो मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूं कि आपको मैकेनिज्म पे फोकस करना है, रट्टा नहीं लगाना है रिएक्शंस को। पर कंसिस्टेंसी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को कंसिस्टेंट रहना है इन 20 दिनों में। ये नहीं सर ने डे 1 2 3 ये बोला था, ये कर दिया, अब एक हफ्ते की ब्रेक लेके बाकी काम करते हैं। भैया जीओसी तुमने 3 दिन में पढ़ी, उसके बाद अगला पार्ट पढ़ने जाओगे, जीओसी तुम वैसे ही भूल चुके होगे। तो जितना ज्यादा कंटिन्यू, इसीलिए हम बोलते हैं 11th की ऑर्गेनिक खत्म करते ही 12th की ऑर्गेनिक पढ़ लो, क्योंकि 11th की ऑर्गेनिक और 12th की ऑर्गेनिक के बीच में फिजिकल और इनऑर्गेनिक जैसी आ जाती है ना, तो दोनों चीजें अलग अलग लगने लगती हैं। सर हमें 11th का तो याद ही नहीं है। तो इन 20 दिनों में ये गलती नहीं करनी है, पूरा ध्यान आपका ऑर्गेनिक पे रहना चाहिए। एक बार के लिए फिजिकल और इनऑर्गेनिक को साइड कर दो, ताकि 20 दिन में ऑर्गेनिक को मास्टर करके आप बाकी के पार्ट्स जो है वो कवर कर पाए। तो आई रियली होप कि ये जो वीडियो है, ये आप लोगों को बिल्कुल एग्जाम टाइम पे जो प्रेशर फील होता है कि ऑर्गेनिक का कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, उसके साथ डील करने में जरूर हेल्प करेगी।
तो ऑल दी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी और आप ये एग्जाम्स जरूर बहुत अच्छे से करें।